हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5 ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट वाटर मूवमेंट एंड फूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जाइलम के थ्रू कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन पुल लगता है इन वाटर मूवमेंट। तो इस टॉपिक में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, किसके थ्रू होता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इट इज द एवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स। ठीक है, तो हमें पता है कि ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा में आप देखोगे कि ये जो सेल्स है, ठीक है, ये जो सेल्स है स्टोमेटा के अंदर, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये जो दो ग्रीन सेल्स है इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ये ओपन होता है और इसमें से वाटर लॉस जो है एटमॉस्फेयर में पानी चला जाता है। ठीक है, इसके आसपास के जो सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं एसेसरी सेल्स। ये एसेसरी सेल्स के थ्रू पानी गार्ड सेल्स में आता है। जब पानी बढ़ जाता है गार्ड सेल्स में तो गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं और जो है पानी जो है बाहर चला जाता है। तो कंटिन्यूअसली ये होता रहता है और यहीं से गैसियस एक्सचेंज भी होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज भी होता है। Less than 1% of water reaching the leaves is used in photosynthesis and plant growth. The remaining is lost by transpiration. अब समझो आप, वही पिछले लेक्चर में मैंने एग्जांपल दिया था महाराजा वाला। कितना पानी पिएगा महाराजा? 4-5 गिलास। पर आप सोचो नीचे से मोटर अगर कंटिन्यूअस चालू है तो ऊपर टेरेस पे कितना पानी लॉस होगा। ठीक है, मान लो अपने घर पे मोटर हमेशा चालू रखते हो, ऊपर टंकी भी है तो टंकी ओवरफ्लो होती रहेगी अगर आप नीचे से मोटर चालू रखते हो। अब यहाँ पर नीचे से मोटर चालू रखना ही पड़ेगा। मोटर तो नहीं है बट ट्रांसपिरेशन पुल है, तो सिर्फ 1% पानी यूज हो पाता है, 99% एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वेस्ट होता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कोई वेस्ट नहीं है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर से वापस सॉइल में जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये पैसिव प्रोसेस है, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ऐसा कुछ लॉस किसी चीज का नहीं हो रहा है। बट जितना हमने पानी ऊपर तक खींचा उसका 99% हम एटमॉस्फेयर में फेंक दे रहे हैं ऐसे ही, सिर्फ 1% यूज हो रहा है। बट उस 1% के लिए ये 99% भी खींचना जरूरी है, तभी वो पुल क्रिएट होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन कैन बी स्टडीड बाय कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। इट टर्न्स कलर ब्लू टू पिंक ऑन एब्जॉर्बिंग वाटर। ठीक है, तो अगर हमें ट्रांसपिरेशन देखना है तो हम एक लीफ के ऊपर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर चिपका सकते हैं और जैसे ही सनलाइट उस पर आप गिराओगे तो वो पेपर जो है वो ब्लू से पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करने से पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके थ्रू आप ट्रांसपिरेशन मॉनिटर कर सकते हो, ट्रांसपिरेशन का रेट मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग लाइट में आप मान लो ब्लू लाइट दे रहे हो लीफ को, रेड लाइट दे रहे हो, ग्रीन लाइट, तो कितनी देर में पेपर टर्न हो रहा है पिंक, उससे आप ट्रांसपिरेशन रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन द लीफ आल्सो। और यहीं पर जब ये ओपन होता है पानी निकलने के लिए तो यहीं पर O2 और CO2 भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा के दोनों काम है। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन ऑफ आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। ठीक है, तो सॉरी, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा नहीं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब किस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, transpiration takes place through the stomata which are present on the leaves of plant and delicate organs, इसको हम बोलेंगे स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन। और 80 to 90% ट्रांसपिरेशन जो है, वाटर लॉस जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, स्टोमेटा आर एब्सेंट इन एल्गी, फंजाई एंड सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स। उसके बाद है फोलियर ट्रांसपिरेशन। टोटल ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स इज कॉल्ड एज फोलियर। पूरा लीफ के थ्रू, लीफ में होगा तो स्टोमेटा के थ्रू ही। ठीक है, अब लीफ में और क्या होता है, क्यूटिकल होता है, इसलिए फोलियर में क्या जाएगा, स्टोमेटल और क्यूटिकुलर। ठीक है, सेकंड वही है हमारा क्यूटिकुलर। क्यूटिकल के थ्रू जो लीफ के ऊपर जो लेयर होता है क्यूटिकल का, वहां से भी थोड़ा पानी का लॉस होता है हर्बेशियस स्टेम और लीव्स में। इट इज अ वैक्स लाइक थिन लेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। कितना होता है, अराउंड 9%। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, 80 to 90%। मेजोरिटी ऑफ स्टोमेटा जो है वो लीव्स पे ही प्रेजेंट होते हैं, बट लीफ पे क्यूटिकल भी प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू भी थोड़ा वाटर लॉस होता है, अराउंड 9%। तो दोनों मिलाकर स्टोमेटा और क्यूटिकुलर मिलाकर बन जाता है फोलियर ट्रांसपिरेशन, जिसमें 80 to 90% स्टोमेटा और 9% क्यूटिकुलर। थोड़ा बहुत
लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन भी होता है। आपने देखा होगा जो प्लांट होता है उसके स्टेम पे, जो उसका जो स्टेम होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे निशान होते हैं, छोटे छोटे गैप्स होते हैं, है ना। वुड के बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं। ऐसा नहीं है वुड पूरा एकदम ऐसा स्मूथ नहीं होता है। किसी भी प्लांट, नीम का कोई प्लांट आपके घर के आसपास हो, उसका वुड देखना, वो एकदम ऐसा स्मूथ नहीं होगा, उसमें हाथ फेरोगे एकदम स्मूथ नहीं लगेगा, है ना। जैसे हमारा टेबल भी वुड का बना है, बट टेबल कैसा स्मूथ है, बट टेबल की जैसा नहीं होता है वो वुड, उसमें बीच बीच में गैप्स होते हैं। तो वो जो गैप्स होते हैं वो होते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। वो वहां पर गैसेस एक्सचेंज करने के लिए होते हैं, है ना, O2 और CO2, क्योंकि इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं, तो सबको अपना इंतजाम करना है। तो स्टेम जो है वो लेंटिकल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, बट इन लेंटिकल्स के थ्रू भी थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको कितना निकल जाता है, 0.1 to 1%। तो लेंटिकल्स के थ्रू ज्यादा नहीं होता है, 0.1 to 1%। तो क्वेश्चन क्या आएगा, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन लेंटिकल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। ये जो बीच वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। ये ऐसे बंद रहेगा, आप देख रहे हो यहाँ पर ये अभी बंद है, ठीक है। बंद है तो क्या होगा, ये जो गार्ड सेल्स है वो कुछ इस तरीके से रहेंगे, ठीक है, ये बंद है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है ऐसे करके इसमें कुछ माइक्रोफाइब्रिल से मतलब कंपार्टमेंट बने हुए हैं दोनों गार्ड सेल्स में। ये जो कंपार्टमेंट है, ठीक है, इसमें जो पीछे वाला लेयर है, पीछे वाला लेयर है वो थिन है और आगे वाला जो लेयर है वो थिक है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें आगे वाला जो लेयर है वो थिक है, पीछे वाला लेयर जो है वो थिन है। अब मान लो, अब इसमें इधर इसके साइड में मैं मिला देता हूँ कुछ सेल से, इधर से पानी जो है इन सेल से पानी इन कंपार्टमेंट्स में आ रहा है, ठीक है। अब पानी कंपार्टमेंट्स में आएगा, यहाँ पे पानी फिल हो जाएगा। अब इन कंपार्टमेंट्स की वजह से पानी सारा नीचे प्रेशर नहीं लगा पाएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट इस तरीके से है ना। तो पानी प्रेशर किधर लगाएगा, इस तरफ। पानी के इधर कैसा प्रेशर लगाएगा पानी, अगर इन सारे कंपार्टमेंट में पानी भर दिया जाए तो इस तरफ। अगर ये कंपार्टमेंट्स नहीं होते तो सारा पानी प्रेशर कहाँ लगाता, इस तरफ, नीचे की तरफ बल्ज हो जाता है ये। बट कंपार्टमेंट की वजह से प्रेशर किस तरफ डाइवर्ट हो जा रहा है, इस तरफ। अब दोनों तरफ प्रेशर लगेगा तो क्या होगा, अब ये इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, यही चीज यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जब ओपन हो जाएगी इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा और पानी जो है वहां से बाहर निकल जाएगा। जब पानी बाहर निकलने लगेगा तो ये जो प्रेशर इधर की वॉल पे लग रहा था, ये प्रेशर कम होगा और ये वापस से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, जिससे ये ओपन होता है, ठीक है। और इसी के थ्रू ये जब पानी बाहर इसमें से निकल जाता है, इसकी टर्जिडिटी कम होती है, बंद हो जाता है, ठीक है। ये चीज थ्योरी में लिखी हुई है यहाँ पर, स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल का टर्जिडिटी कितना, इनमें पानी ज्यादा पानी हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएंगे, पानी कम रहेगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। The inner wall of guard cell lining stomatal aperture is thick and elastic and the outer wall is thin, ठीक है। इनर वॉल मैंने आपको बताया थिक होगा, बाहर का वॉल थिन होगा, इसलिए प्रेशर बाहर की वॉल पे ज्यादा आएगा और वो खिंच जाएगा। When turgidity of guard cell increases, the outer wall bulge out and pull the inner wall to create into a crescent shape, ठीक है। तो जब पानी भर जाता है, ठीक है, मान लो इस तरीके से गार्ड सेल है, ठीक है, जब इसमें पानी भर जाएगा, जब इसमें पानी भर जाएगा तो क्या होगा, पानी इस तरफ प्रेशर लगाएगा। जब पानी इस तरफ प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, ये जो इधर वाली वॉल है वो इधर की तरफ खींचेगी, क्योंकि ये जो कंपार्टमेंट से इससे माइक्रोफाइबर से जुड़े हुए, तो ये अगर मान लो ये वाला वॉल अगर ऐसे पीछे जाता है और ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इस वाली वॉल को भी तो ये पीछे खींचेगा। जब इस वाली वॉल को भी पीछे खींचेगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा और ये स्टोमेटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सेलुलोज माइक्रोफाइबर इन द गार्ड सेल आर ओरिएंटेड रेडियली, ठीक है। ये जो माइक्रोफाइबर किसके बने हुए हैं, सेलुलोज के, और ये रेडियली है, इनको ऐसे नहीं लगाया है। ये जो कंपार्टमेंट्स है ये ऐसे नहीं है, ऐसे है। ऐसे होने की वजह से ही गार्ड सेल्स ओपन हो पा रहा है। अगर ये कंपार्टमेंट ऐसे होता तो ये ओपन नहीं हो पाता।
The guard cell lose turgidity due to water loss and the inner walls regain their original shape. ठीक है, जब पानी इधर से निकल जाएगा, गार्ड सेल्स में से पानी कम हो जाएगा तो ये वापस से क्लोज हो जाएगा. यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ ए डाइकॉट लीफ हैज ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, अगर हम डाइकॉट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो डाइकॉट प्लांट में लीफ के नीचे की तरफ हमें ज्यादा स्टोमेटा देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू अपर. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है. डाइकॉट लीफ में नीचे स्टोमेटा ज्यादा देखने को मिलेंगे लीफ के अपर सरफेस से, बट मोनोकॉट में दोनों सरफेस पे अप्रॉक्स इक्वल स्टोमेटा होंगे. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कर लो और याद कर लो. ठीक है, आगे चलते हम लोग. फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं ट्रांसपिरेशन को? टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है, लाइट अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट कर सकती है और विंड अफेक्ट कर सकती है. ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. उसके बाद प्लांट फैक्टर्स, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, कितना स्टोमेटा है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, कम है तो कम वाटर लॉस होगा, ज्यादा है तो ज्यादा वाटर लॉस होगा. नंबर ऑफ स्टोमेटा ओपन, कितने ओपन है. ठीक है, स्टोमेटा होने से काम नहीं चलेगा, ओपन कितने हो रहे हैं. वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, अगर पानी की कमी है प्लांट के पास तो वो ट्रांसपिरेशन को रोकना चाहेगा, ज्यादा नहीं करना चाहेगा. अगर वाटर उसको अनलिमिटेड मिल रहा है तो वो खूब ट्रांसपिरेशन करेगा. ठीक है, उसके बाद कैनोपी स्ट्रक्चर, प्लांट का ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, वो ओपन प्लांट है या बहुत ज्यादा घना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना ट्रांसपिरेशन कर पाता है. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है वो अफेक्ट करेंगे ट्रांसपिरेशन को. तो ट्रांसपिरेशन हमें पता है, ट्रांसपिरेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो कि जाइलम के थ्रू होता है. इसमें कोहेशन लगता है, ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, अडेशन लगता है जिसमें अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस. ठीक है, और एक सरफेस टेंशन क्रिएट होता है. इन लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर देन इट गैस फेज. ठीक है, तो एक सरफेस टेंशन मतलब दोनों के वो जो एक तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की माला बन रही है उसमें एक सरफेस टेंशन है और वो माला ऊपर खिंचती हुई चली जा रही है. ठीक है, तो ये तीनों चीज जो है वो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करती है और जाइलम में इस तरीके से वाटर जो है वो ऊपर खिंचता हुआ चला जाता है. ठीक है, इन्हें याद रखना है, दो सेम चीजों के बीच में जो अट्रैक्शन है या वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कोहेशन कहलाता है. वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम के बीच में जो अट्रैक्शन है जाइलम की वॉल के बीच में वो कहलाता है एडेशन. और इनके थ्रू जो एक करंट पैदा हो रहा है, एक माला बन रही है, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन. और ये तीनों इंपॉर्टेंट है पानी को ऊपर की तरफ पुल करने के लिए. वाटर पुल हो रहा है, याद रखना है हमको. ठीक है, उसके बाद चीजें जो है, जाइलम वेसल्स फ्रॉम रूट टू लीफ विंड सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ठीक है, इसमें कितना पानी ले जा सकता है. द फोर्सेस जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट टू लिफ्ट जाइलम साइज्ड कॉलम ओवर 130 मीटर हाई. ठीक है, 130 मीटर ऊंचा प्लांट है, उसमें भी पानी ऊपर तक पहुंच जाएगा. तो ये जो पुल क्रिएट हो रहा है, काफी प्रेशर है इसमें कि पानी को काफी ऊपर तक ये खींच ले रहा है. ठीक है, आप सोचो हमारा जो एक फ्लोर होता है वो कितना 3-4-5 मीटर होगा ज्यादा से ज्यादा. एक फ्लोर 4 मीटर का होगा, है ना. आप सोचो 130 मीटर्स तक, 130 मीटर मान लो आप 40-50 माले की एक बिल्डिंग, 40 to 50 फ्लोर्स हाई एक बिल्डिंग है और पुल से क्रिएट हो रहा है पानी. कोई मोटर नहीं लगा है, कोई पुश नहीं कर रहा है नीचे से. ठीक है, तो प्लांट के पास बहुत जो है यूनिक प्रॉपर्टी है ये पानी को खींचने की. ठीक है, अगर ये जो है एक्टिव प्रोसेस होता तो प्लांट का पूरा मेहनत जो है इसी में निकल जाता. उसका पूरा जो फोटोसिंथेसिस है वो पानी खींचने में निकल जाता और प्लांट कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाते, प्लांट कभी जिंदा ही नहीं रह पाते क्योंकि इतना खर्चा होता पानी को खींचने में. ठीक है, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसलिए ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है प्लांट को. ठीक है, तो बहुत इंटेलिजेंटली प्लांट ने ये डेवलप किया है. तो ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्रोमाइज. ठीक है, एक तरह से इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज है कि ट्रांसपिरेशन में बहुत सारा पानी वेस्ट होगा बट फोटोसिंथेसिस में पानी लीव्स को चाहिए. वो बोलते हैं कि जितना वेस्ट हो रहा है होने दो, बट मुझे तो पानी चाहिए, चाहे 1% ही चाहिए, बट वो पानी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी.
फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो सब बर्बाद है ना। तो एक तरीके से दोनों ने मिलके कॉम्प्रोमाइज किया हुआ कि ठीक है, हम जाइलम बोलता है मैं ट्रांसपिरेशन करता हूँ, चाहे जितना भी कर रहा हूँ उसमें से 99% वेस्ट हो रहा है, बट 1% से तुम खाना बनाओ और खाना बना के पूरे बॉडी पार्ट्स को दो। ठीक है, तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज है, दोनों को करना पड़ेगा तभी जाके ही होगा। फोटोसिंथेसिस लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर विच इज स्विफ्टली डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पानी चाहिए पर पानी 99% ट्रांसपिरेशन से वेस्ट हो रहा है। द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज मेनली ड्यू टू दिस साइक्लिंग ऑफ वाटर। हम किसी जंगल में जाते हैं, जो ह्यूमिडिटी होती है वो क्यों होती है? क्योंकि प्लांट कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशन करे, इतना ज्यादा पानी वो एटमॉस्फेयर में फेंक रहे। ठीक है, C4 photosynthetic system helps to maximize ability of CO2 and minimize water loss. C4 प्लांट्स पे ज्यादा CO2 फिक्सेशन हो पाता है, मतलब ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाती है और पानी लॉस कम होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। C4 plant is twice as efficient as C3 plant in fixing carbon. However, it lost only half as much as water as a C3 plant for the same amount of CO2 fixed. मतलब मान लो C4 प्लांट ने 100 ग्लूकोज बनाए तो 100 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ। ये 100 ग्लूकोज बनाए तो 1 लीटर पानी का लॉस हुआ ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। 100 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस में बने, उसके कंपैरिजन में 1 लीटर पानी ट्रांसपिरेशन से लॉस हुआ। ठीक है, C4 प्लांट में। तो C3 में क्या होगा? C3 में अगर 100 ग्लूकोज बनेंगे तो 2 लीटर पानी का लॉस होगा। ठीक है, तो C4 प्लांट जो है वो ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट। ठीक है, तो कम पानी लॉस करते हैं और ज्यादा ग्लूकोज फिक्स कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं C4 C3 के बीच में, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये पॉइंट आपको यूज करने हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है जिससे पानी का एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ट्रांसपोर्ट हो पाता है, फोटोसिंथेसिस तक पानी पहुंच पाता है। पानी के साथ साथ हमें पता है जो सॉइल से मिनरल्स आ रहे हैं वो भी पानी में मिक्स होकर ही आ रहे हैं जाइलम से। मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं है, मिनरल्स जाइलम के साथ मिक्स होके ही जो है वो ऊपर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो मिनरल्स भी जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पानी का लॉस होता है जिससे लीफ सरफेस ठंडा रहता है, समटाइम्स 10 to 15 डिग्रीज बाय इवेपोरेशन। पानी का कंटिन्यूसली लॉस होता है जिससे प्लांट ठंडा रहता है। जैसे हम लोग को गर्मी लगती है तो हम स्वेटिंग करने लगते हैं। स्वेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कूलिंग, हम अपने आप बॉडी सरफेस को ठंडा रखना चाहते हैं तो हमको पसीने आने लगते हैं। तो इधर भी एक तरीके से ये पसीना रिलीज कर रहा है, ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस कर रहा है। हम भी पसीने में क्या वाटर लॉस करते हैं जिससे उसका टेम्परेचर कूल रहता है और इतनी गर्मी में वो पूरे दिन जो है वो खड़ा रहता है, वो खराब नहीं होता है, वो जलता नहीं है, उसके लीफ जो है वो डैमेज नहीं होते क्योंकि ट्रांसपिरेशन से वो अपने सरफेस को ठंडा रखता है। ठीक है, और पानी की वजह से सेल में पानी रहेगा तो वो टर्जिड रहेगा तो उसकी शेप मेंटेन रहेगी। अभी गर्मी में अगर आप 2-3 दिन प्लांट को पानी मत दो, सारे लीव्स जो है वो एकदम सिकुड़ जाते हैं, है ना, एकदम मुरझा जाते हैं सारे लीव्स, और 2-3 दिन नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो क्यों मुरझा जा रहा है? क्योंकि पानी का लॉस हो गया, सेल का शेप, लीफ का शेप मेंटेन नहीं रह रहा और सारी लीफ जो है वो मुरझा गई है। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपिरेशन बहुत जरूरी है टू मेंटेन शेप। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद ये गटेशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी सुना था। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अनइंजर्ड पार्ट ऑफ मार्जिन ऑफ लीव्स। प्लांट को कोई चोट नहीं लगी है बट उसके मार्जिन में से थोड़ा पानी निकलता है सुबह सुबह घास के ऊपर, उसको हम बोलते हैं गटेशन। गटेशन टर्म जो है वो दिया था बर्गरस्टीन ने। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा था। एक्सक्लूडेड लिक्विड ऑफ गटेशन अलॉन्ग विद वाटर कंटेन सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, इट मीन्स इट इज नॉट प्योर वाटर। और जो पानी निकल रहा है, गांव के लोग बोलते हैं बहुत शुद्ध पानी है, प्योर पानी, ऐसा नहीं है। प्लांट में से, प्लांट के कुछ काम की चीज भी होती है, उसमें कुछ अच्छी चीज भी होती है, बट उसमें वेस्ट भी होता है। ठीक है, तो वो प्योर पानी नहीं होता है जो घास के ऊपर सुबह से वो होता है। ठीक है, नॉर्मली गटेशन प्रोसेस फाउंड इन हर्बेशियस प्लांट्स लाइक ग्रासेस, टोमेटोज, बाल्सम, छोटे प्लांट्स में होता है। ठीक है, गटेशन अकर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स थ्रू द स्पेशल पोर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइडाथोड्स। ठीक है, तो लीव्स के मार्जिन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइडाथोड्स और वाटर स्टोमेटा। स्टोमेटा नहीं होते, ये अलग से छोटे छोटे पोर्स होते हैं मार्जिन के लीव्स पे,
ठीक है। जो घास होती है उसके मार्जिन को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो छोटे छोटे छेद देखने को मिलेंगे। स्टोमेटा नहीं, स्टोमेटा के अलावा कुछ छोटे छोटे छेद देखने को मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोथोर्स। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि गटेशन किसके थ्रू होता है। गटेशन हाइड्रोथोर्स के थ्रू होता है। गटेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द अर्ली मॉर्निंग और नाइट टाइम ड्यू टू रूट प्रेशर। ठीक है, तो ये मिडनाइट में होगा या फिर अर्ली मॉर्निंग में होगा, और ये रूट प्रेशर के थ्रू हो रहा है, पानी पुश हो रहा है नीचे से। ठीक है, उसके बाद होता है विल्टिंग। विल्टिंग आपने देखा होगा कि जब पानी नहीं मिलता किसी प्लांट को, ठीक है, अभी गर्मी के सीजन में पानी नहीं मिलता है तो वो लीव्स जो एकदम मुरझा जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, है ना। और अगर उसको आप पानी देखो 2-3 घंटे के बाद वापस से लीव्स जो एकदम जो है स्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम बढ़िया चमकने लगते हैं। ठीक है, तो ड्रॉपिंग ऑफ सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट ड्यू टू लॉस ऑफ रिजिडिटी इन देयर सेल्स इज कॉल्ड एज विल्टिंग। तो वो मुरझा जाने को, लीव्स को टेम्परेली जो मुरझा जा रहे हैं, तो क्या लीव्स नीचे गिर गई, बट प्लांट में पानी की कमी से जो मुरझा गया है प्लांट, उसको हम बोलते हैं विल्टिंग। ठीक है, विल्टिंग इज कॉज ड्यू टू हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग मिड डे और डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन सॉइल्स एंड आल्सो इन प्रोलॉन्ग ड्रॉट कंडीशन। पानी की कमी है तो जो है लीफ जो है वो मुरझा जाती है, एकदम जो है प्लांट जो है मुरझा लगता है। बट तभी आप उसके पॉट में अगर पानी दे दोगे, आप करके देख सकते हो कोई भी अपने घर पे, ठीक है, आप उसे 2 दिन पानी मत दो, अगर वो डायरेक्ट धूप में है आप देखोगे सारे लीफ जो है वो मुरझा जाएंगे। फिर उसे आप पानी डाल दो उस पॉट में, 2-3 घंटे के बाद आप देखोगे दिन के टाइम में सारी लीव्स एकदम जो है फ्रेश लगने लगेंगे, पूरे स्ट्रेट अप हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कहलाता है विल्टिंग। इंसिपिएंट विल्टिंग मतलब दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ विल्टिंग विदाउट एनी एक्सटेंशन। जब विल्टिंग स्टार्ट होगी उसे हम बोलेंगे इंसिपिएंट विल्टिंग, और जब कंप्लीटली मुरझा जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीट विल्टिंग या फाइनल विल्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग को बोलेंगे इंसिपिएंट और कंप्लीट को बोलेंगे फाइनल विल्टिंग या कंप्लीट विल्टिंग। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो यहाँ पर हमें डिस्कस करने थे। उसके बाद आता है मिनरल अपटेक। ठीक है, तो हम लोगों ने वाटर का अपटेक देख लिया, फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट देख लिया फूड का। अब मिनरल्स कैसे अपटेक होते हैं, क्या एक्टिव है या पैसिव है? ठीक है, तो मोस्ट मिनरल आर एक्टिवली एब्जॉर्ब बाय रूट। ठीक है, तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन सॉइल में से कैसे हो रहा है? एक्टिवली। ठीक है, और कहीं ना कहीं मिनरल का एक्टिव एब्जॉर्प्शन प्लांट के पैसिव एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, रूट जो है खूब सारा सॉल्ट, मिनरल्स क्या है, सॉल्ट है, उनको एक्टिवली रूट के अंदर खींच लेता है सॉइल में से। ठीक है, अब सॉइल में से खूब सारा सॉल्ट आ गया कहां पर? रूट के अंदर। अब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कहां ज्यादा है, रूट में या सॉइल में? रूट कॉम्पैक्ट है, छोटी है रूट, एज कंपेयर टू सॉइल तो बहुत सारी है। ठीक है, तो रूट के अंदर एक्टिवली सॉल्ट को खींचा गया। अब पानी जो है कहाँ ज्यादा हो गया? सॉइल में पानी ज्यादा है, रूट में सॉल्यूट ज्यादा है, तो पानी पीछे पीछे अपने आप ही पैसिवली आ जाता है। तो पानी तो जो है वो मिनरल्स की वजह से खींचा चला जाता है, तो पानी को खींचने में कोई एनर्जी नहीं लगती, बट मिनरल्स को खींचने में एनर्जी लगती है। ठीक है, मिनरल्स अकर इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल विच कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मिनरल जो है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आ सकते क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स है, तो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं हो सकते। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉइल मिनरल इज लोअर देन दैट इन द रूट, और सॉइल में मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू रूट। तो लोअर टू हायर तो वैसे भी पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, लोअर टू हायर करना है तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनरल का एब्जॉर्प्शन याद रखना एक्टिवली होता है। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स एंड देयरफॉर अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, और कहीं ना कहीं मिनरल जो अपटेक हुआ, मिनरल सॉइल में से रूट में आया एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से, इसलिए रूट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट का, बाहर कम है। अगर सॉल्यूट ज्यादा है रूट के अंदर तो पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है तो पानी पैसिवली आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी वेस्ट करने का एक फायदा तो है कि पानी में वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी फ्री में आ जा रहा है, एक के साथ एक फ्री। ठीक है, सम आयंस आर एब्जॉर्ब पैसिवली, कुछ आयंस पैसिवली भी एब्जॉर्ब होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द आयन जो है वो एक्टिवली होते हैं। स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ रूट हेयर सेल्स एक्टिवली पंप आयंस फ्रॉम सॉइल इनटू द एपिडर्मस सेल्स। तो कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो एटीपी को यूज करके सॉइल से रूट में आयंस को पंप करती है, अंदर की तरफ खींचती जाती है। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, सुबेरिन इन द रूट एंडोडर्मिस अलाउज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इन वन डायरेक्शन ओनली।
और जो सुबेरिन हम लोगों ने पढ़ा था एंडोडर्मिस में होता है, वो आयंस को वन डायरेक्शन में ही ले जाने चाहता है। ठीक है, मतलब एक तरह से प्लांट में अगर आयन आ गया तो वापस बाहर ना भाग जाए। तो सुबेरिन जो है वो एक वन डायरेक्शनल फ्लो बनाता है, मतलब आयन को हमने खींच लिया है ना, आयन को अंदर खींच लिया हमने। अब आयन का कॉन्सेंट्रेशन रूट में ज्यादा है, सॉइल में कम है, तो आयन तो बाहर जाना चाहेगा, है ना, आयन तो हायर से लोअर की तरफ जाना चाहेगा, बट सुबेरिन क्या करता है, उसे बाहर जाने से रोक लेता है। तो सुबेरिन वन डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करता है कि आयंस जो हमने खींच लिए वो वापस से बाहर ना भाग जाए, तो हमारी सारी एनर्जी इसी में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सुबेरिन पानी के साथ भी यही करता है कि पानी एंडोडर्मिस के अंदर गया तो बाहर ना जा पाए। ठीक है, और उसी तरीके से मिनरल जो है वो वापस से बाहर ना जा पाए जो हम लोगों ने मेहनत से खींचे। The ions reach in xylem are further transported to all parts of plant through the transpiration stream। ठीक है, अब आयंस जो आ गए अंदर वो जाइलम में ही पहुंचते हैं पानी के साथ साथ, और फिर पानी के साथ साथ ही ये डिफरेंट पार्ट्स में, ग्रोइंग रीजन में, एपिकल रीजन में, लेटरल, यंग लीव्स, जहां पे भी पानी जा रहा है, जहां पे भी मिनरल्स की जरूरत है, डेवलपिंग फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, स्टोरेज ऑर्गन, सब जगह मिनरल्स जाइलम के थ्रू ही, पानी के थ्रू ही जाएंगे। ठीक है, तो मिनरल ट्रांसपोर्ट का कोई भी अलग प्रोसेस नहीं है, बट मिनरल एब्जॉर्प्शन एक एक्टिव प्रोसेस है, वाटर एब्जॉर्प्शन एक पैसिव प्रोसेस है, बट मिनरल्स पानी में ही डिसॉल्व होके जो है वो पूरे प्लांट में पहुंचेंगे। ठीक है, अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस अकर एट द फाइन वीन एंडिंग थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव अपटेक बाय टी सेल। ठीक है, जब मिनरल अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, मान लो किसी डेवलपिंग फ्लावर में, तो वहां पर डिफ्यूजन के थ्रू भी वो जा सकता है जाइलम के बाहर, और एक्टिवली भी जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। मिनरल्स आर आल्सो फ्रीक्वेंटली रिमोबिलाइज पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेनेसिंग पार्ट्स टू यंगर लीव्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज प्लांट क्या करता है, जब कोई लीव्स येलो होने लगती है, मरने लगती है, उसकी एज पूरी हो गई, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनको प्लांट खींच लेता है। ठीक है, इसलिए हमको अपने घर पे अगर हमने कोई गार्डन बनाया है, प्लांट्स रखे हैं, तो येलो लीव्स को हमको तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग करते हैं ना, शाम को फ्री बैठे हैं क्या करें, तो येलो लीव्स को तोड़ते रहते हैं, हटाते रहते हैं। नहीं भाई, अपने आप उसे नीचे गिरने दो। क्यों? जब तक वो ओल्डर लीव्स प्लांट के साथ अटैच्ड है, तो प्लांट क्या कर रहा है, उसमें से, अब देखो ये तो बुढ़िया मरने वाली है, तो ये क्या करेगी, इतने सारे आयंस का, बुढ़िया तो मर के नीचे गिरने वाली है ना, तो क्या करेंगे, उसमें जो भी काम की चीज है वो निकाल लिया जाए। ठीक है, जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं, अब दादा दादी मरने वाले हैं, दादा को बोलेंगे भाई अब मरने वाले हो तो ये जमीन हमारे नाम कर दो, अब मर के आप क्या करोगे, ये सोने की अंगूठी पहनी हमको दे दो। ठीक है, ऐसे कुछ लोग, इंसान लोग करते, प्लांट सब करते। ठीक है, प्लांट क्या करते, अब भाई ये लीफ टूट के नीचे गिरने वाली है, तो इसमें जो भी काम की चीज है वो रीएब्जॉर्ब कर लो। वो चीजें एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे जो स्ट्रक्चरल पार्ट है। ठीक है, जो उस लीफ का स्ट्रक्चरल पार्ट है वो नहीं निकाल पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बुढ़ा बुढ़ी मरने वाले हैं तो उनकी हड्डियां भी निकाल लो, ऐसा नहीं हो सकता, बट जो भी काम की चीज है वो निकाल ली जाएंगी। ठीक है, क्या क्या निकाली जा सकती है रेडिली, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, तो यंग लीफ से काम आ जाएंगे। सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपाउंड लाइक कैल्शियम और नॉट रिमूलर। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर में है वो निकाले नहीं जा सकते, वो उस पे उसके साथ ही चले जाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन इज मेनली कैरिड इन ऑर्गेनिक फॉर्म सच एज अमीनो एसिड्स एंड रिलेटेड कंपाउंड, सम ट्रेवल्स एज इनऑर्गेनिक आयंस। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि भाई किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, या मिनरल न्यूट्रिशन जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो कैसे हमें पता चला कि फ्लोएम ही ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे जाइलम के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि इससे पता चला कि वाटर ही जाइलम को ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, गिल्डिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिल्डिंग एक्सपेरिमेंट। केयरफुली रिमूव ए रिंग ऑफ बार्क इंक्लूडिंग फ्लोएम लेयर। ठीक है, तो ऊपर से एक प्लांट है, उसके ऊपर से एक लेयर हमने हटा दी। हमें पता है फ्लोएम जो है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, सरफेस की तरफ होता है, और जाइलम अंदर की तरफ होता है। जैसे हमारे नॉर्मल बॉडी सरफेस में वीन्स बाहर की तरफ होते हैं और आर्टरीज अंदर की तरफ होते हैं, सिर्फ इस वाले रीजन को छोड़ के जहाँ पर आर्टरीज थोड़ा ऊपर होते हैं, बाकी पूरी बॉडी में आर्टरीज अंदर की तरफ। उसी तरीके से प्लांट में फ्लोएम बाहर की तरफ होता है और जाइलम अंदर की तरफ होता है। इसका कोई रीजन नहीं है, बट ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर से थोड़ा सरफेस एक जगह पे पूरा काट देंगे तो क्या होगा, फ्लोएम पूरा कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा,
अब फ्लोएम कट गया। अब यहाँ पर जब फ्लोएम कट गया तो ऊपर से जो फूड आने वाला है वो नीचे नहीं जा पाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा कि हमने एक स्वेलिंग देखी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो और यहाँ पे देखो, तो क्या हुआ, फूड नीचे नहीं जा पा रहा है, जिससे पता चला कुछ वीक्स के बाद द पोर्शन ऑफ द बार्क अबव द रिंग ऑन द स्टेम बिकम स्वेलन। दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट। फूड नीचे नहीं जा पा रहा है क्योंकि तुमने फ्लोएम को काट दिया है और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, जिससे पता चला कि फ्लोएम ही वो टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता गया, तो एक्सपेरिमेंट का नाम यहाँ पे बताना है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या गिर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने पता किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए। कुछ भी अगर छोटी मोटी चीज़ें रह जाएंगी तो वो आपको लाइव क्लास में बता दूंगा। आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लो, ठीक है, और इसका डीपीपी सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करो और अच्छे से इस टॉपिक को समझो। एनसीईआरटी से सबको ये रीड करना ही है। जब एनसीईआरटी से रीड करोगे तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।